इन दिनों अनुजा की स्थिति कहाँ फंस गई मैं वाली थी। कहीं ऐसा भी होता है भला? वह अपने आप में कसम सा रही थी। ऊपर से बर्फ का ढेला बनी बैठी थी और भीतर उसके ज्वालामुखी दहक रहा था। क्या मेरे माता पिता तब अंधे भरे थे? क्या वे इतने निष्ठुर हैं? अगर नहीं तो बिना परखे ऐसे लड़के से क्यों बांध दिया मुझे जो किसी अन्य की खातिर मुझे छोड़ भागा है, जाने कहाँ? अभी तो अपनी सुहागरात तक भी नहीं हुई है, जाने कहाँ भटक रहा होगा। फिर पता नहीं वह लौटेगा भी या नहीं। उसकी विचार श्रृंखला में इसी तरह के सैकड़ों सवाल उमड़ते घुमड़ते रहे थे और वह इन सवालों को झेल भी रही थी। झेल क्या रही थी, तड़प रही थी वह तो। लेकिन जब उसे उसके घर से भाग जाने के कारण की जानकारी हुई, झटका लगा था उसे। उसकी बाट जोहने में 15 दिन कब निकल गए। क्या बीती होगी उस पर, कोई तो पूछे उससे आकर। सोचते विचारते अक्सर उसकी आंखें सजल हो उठतीं। नित्य 2 बूंद अश्रु उसके दामन में ढुलक भी आते और वह उन अश्रु बूंदों को देखती हुई फिर से विचारों की दुनिया में चली जाती और अपने अकेलेपन पर रोती। अवसाद, चिड़चिड़ाहट, बेचैनी से उसका हृदय तार-तार हुआ जा रहा था। लगने लगा था जैसे वह अब तब में ही पागल हो जाएगी। उसके अंदर तो जैसे सांप रेंगने लगा था। लगा जैसे वह खुद को नोच ही डालेगी या फिर वह कहीं अपनी जान ही गवा बैठेगी। वह सोचती, जानती होती कि यह ऐसा कर जाएगा तो ब्याह ही न करती, इससे तब दुनिया की कोई भी ताकत मुझे मेरे निर्णय से डिगा नहीं सकती थी। पर अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या इसके लौट आने का इंतजार करना चाहिए या फिर पीहर लौट जाना ही ठीक रहेगा? क्या ऐसी परिस्थिति में यह घर छोड़ना ठीक रहेगा? वक्त पर कोई न कोई उसे खाने की थाली पहुंचा जाता। बीच बीच में आकर कोई न कोई हालचाल भी पूछ जाता। पूरा घर तनावग्रस्त था। मरघट सा सन्नाटा था उस चौबारे में। सन्नाटा भी ऐसा जो भीतर तक चीर जाए। परिवार का हर सदस्य एक दूसरे से नजरें चुराता दिखता। ऐसे में वह खुद को कैसे संभाले हुए थी, वह ही जानती थी। दुल्हन के ससुराल आने के बाद अभी तो कई रस्में थीं जिन्हें उसे निभाना था। वे सारी रस्में अपने पूर्ण होने के इंतजार में मुंह बाए खड़ी भी दिखी उसे। नई नवेली दुल्हन से मिलन जुलने वालों का आए दिन तांता लग जाता है, वह भी वह जानती थी। ऐसा वह कई घरों में देख चुकी थी। पर यहाँ तो एक बारगी में सब कुछ ध्वस्त हो चला था। उसके सारे संजोए सपने एकाएक ही धराशायी हो चले थे। कभी कभार उसके भीतर आक्रोश की ज्वाला धधक उठती। तब वह बुदबुदाती, भाड़ में जाए सारी रस्में रिवाज। नहीं रहना मुझे अब यहाँ। आज ही अपना फैसला सुना देती हूँ इनको और अपने पीहर को चली जाती हूँ। सिर्फ यही नहीं, वहां पहुंचकर अपने माँ बाबूजी को भी तो खरी खोटी सुनानी है। ऐसे विचार उसके मन में उठते रहे थे और वह इस बाबत खिन्न हो उठती थी। इन दिनों उसके पास तो समय ही समय था। नित्य मंथन में व्यस्त रहती थी और फिर क्यों न हो मंथन, उसके साथ ऐसी अनूठी घटना जो घटी थी, अनसुलझी पहेली सरीखी। वह सोचती, किसे सुनाऊं मैं अपनी व्यथा? कौन है जो मेरी समस्या का निराकरण कर सकता है? शायद कोई भी नहीं, और शायद मैं खुद भी नहीं। फिर मन में ख्याल आता, अगर परीक्षित लौट भी आया तो क्या मैं उसे अपनाऊंगी? क्या परीक्षित अपने भूल की क्षमा मांगेगा मुझसे? फिर कहीं मेरी हैसियत ही धूमिल तो नहीं हो जाएगी? इस तरह के अनेक सवालों से जूझ रही थी और खुद से लड़ भी रही थी अनुजा। बुदबुदाती, यह कैसी शामत आन पड़ी है मुझ पर? ऐसा कैसे हो गया? तभी घर के अहाते से आ रही खुसुर-फुसुर की आवाज़ों से वह सजग हो उठी और खिड़की के मुहाने तक पहुंची। देखा, परीक्षित सिर झुकाए लड़खड़ाते कदमों से थकामांदा सा आंगन में प्रवेश कर रहा था। उसे लौट आया देखा सबके मुरझाए चेहरों की रंगत एकाएक बदलने लगी थी। अब उन चेहरों को देख कोई कह ही नहीं सकता था कि यहाँ कुछ घटित भी हुआ था। वहीं अनुजा के मन को भी सुकून पहुंचा था। उसने देखा, सभी अपनी अपनी जगहों पर जड़वत हो चले थे और यह भी कि ज्यों-ज्यों उसके कदम कमरे की ओर बढ़ने लगे, सब के सब उसके पीछे हो लिए थे। पूरी जमात थी उसके पीछे।
इस बीच परीक्षित ने अपने घर व घर के लोगों पर सरसरी निगाह डाली। कुछ ही पलों में सारा घर जाग उठा था और सभी बाहर आकर उसे देखने लगे थे जो शर्म से छिपे पड़े थे अब तक। पूरा महल्ला भी जाग उठा था। जेठानी की बेटी निशा पहले तो अपने चाचा तक पहुंचने के लिए कदम बढ़ाती दिखी, फिर अचानक से अपनी नई चाची को इत्तला देने के ख्याल से उनके कमरे तक दौड़ती भागती हांफती पहुंची। चाची को पहले से ही खिड़की के करीब खड़ी देख वह उनसे चिपट कर खड़ी हो गई। बोली कुछ भी नहीं। वहीं छोटा संजू दौड़कर अपने चाचा की उंगली पकड़ उनके साथ साथ चलने लगा था। परीक्षित थके कदमों से चलता हुआ सीढ़ियां लांघता हुआ दूसरी मंजिल के अपने कमरे में पहुंचा। एक नज़र समीप खड़ी अनुजा पर डाली, पल भर को ठिठका, फिर पास पड़े सोफे पर निढाल हो बैठ गया और आंखें मूंदे पड़ा रहा। मिनटों में ही परिवार के सारे सदस्यों का उस चौखट पर जमघट लग गया। फिर तो सबने ही बारी बारी से इशारों में ही पूछा था अनुजा से, कुछ बका क्या? उसने एक नज़र परीक्षित पर डाली। वह तो सो रहा था। वह अपना सिर हिला उन सभी को बताती रही, अभी तक तो नहीं। एक समय ऐसा भी आया जब उस प्रांगण में मेले सा समा बंध गया था। फिर तो एक एक कर महल्ले के लोग भी आते रहे जाते रहे थे और वह सो रहा था जमकर। शायद बेहोशी वाली नींद थी उसकी। अनुजा थक चुकी थी उन आने जाने वालों के कारण। चौखट पर बैठी उसकी सास सहारा लेकर उठती हुई बोली, उठे तो कुछ खिला पिला देना बहू, और वे अपनी पोती की उंगली पकड़ निकल ली थीं। माहौल की गर्माहट अब आहिस्ता आहिस्ता शांत हो चुकी थी। रात भी हो चुकी थी। सबके लौट जाने पर अनुजा निरंतर उसे देखती रही थी। वह असमंजस में थी। असमंजस किस कारण से था, उसे कहाँ पता था। परिवार के, महल्ले के लोगों ने भी सहानुभूति जताते कहा था, बेचारे ने क्या हालत बना रखी है अपनी। जाने कहाँ मारा फिरता रहा होगा। उफ! आधी रात में वह जगा था। उसी समय ही वह नहा धो फिर से जो सोया पड़ा, दूसरी सुबह जगा था। तब अनुजा सो ही कहाँ पाई थी। वह तो तब अपनी उलझनों परेशानियों को सहेजने समेटने में लगी हुई थी। वह उस रात निरंतर उसे निहारती रही थी। एक तरफ जहां उसके प्रति सहानुभूति थी, वहीं दूसरी तरफ गहरा रोष भी था मन के किसी कोने में। सहानुभूति इस कारण कि उसकी प्रेमिका ने आत्महत्या जो कर ली थी, और रोष इस बात पर कि वह उसे छोड़ भागा था और वह सजी संवरी अपनी सुहाग सेज पर बैठी उसके इंतजार में जागती रही थी। वह उसी रात से ही गायब था। फिर सुहागरात का सुख क्या होता है, कहाँ जान पाई थी वह। उस रात उसके इंतजार में जब वह थी, उसका खिला खिला चेहरा पूनम की चांद सरीखा दमक रहा था। पर ज्यों ही उसे उसके भाग खड़े होने की खबर मिली, मुखड़ा ग्रहण लगे चांद सा हो गया था। उसकी सुर्ख मांग तब एकदम से बुझी बुझी सी दिखने लगी थी। सब कुछ ही बिखर चला था।